नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिवाली से पहले भारतीयों ने निकाला चीन का दिवाला, करा दिया ड्रैगन को 50,000 करोड़ का नुकसान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने की कई नेताओं से मुलाकात, बाइडेन संग दिखाया हाई पंच, मैक्रो से गले मिले। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी और योगी सरकार ने सभी का भरोसा जीता है, यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों की एक नए मोड़ पर चीन और ताइवान का विवाद, अमेरिका के इन 3 कदमों से बौखलाया ड्रैगन, एक्सपर्ट व्यू भी आपको बताएंगे। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने असम और बंगाल को दी चेतावनी, टेस्ट की संख्या भी हुई कम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिवाली से पहले भारतीयों ने निकाला चीन का दिवाला, करा दिया ड्रैगन को 50,000 करोड़ का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से पहले ही भारतीयों ने चीन का दिवाला निकाल दिया है। दिवाली से पहले चीन को बड़ा झटका लगा है और चीनी सामानों के बहिष्कार से ड्रैगन को करीब 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि चीनी सामानों के बहिष्कार के उसके आह्वान से चीन को इस त्योहारी सीजन में 50 करोड़ रुपए के व्यापार के नुकसान का अनुमान है, जबकि इस दौरान घरेलू स्तर पर ग्राहकी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि कैट ने आज जारी अपने बयान में कहा कि वर्तमान दिवाली त्योहार सीजन के मद्देनज़र देश भर के बाजारों में ग्राहकों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए व्यापारी वर्ग एक बड़े कारोबार की उम्मीद कर रहा है। दिवाली की बिक्री अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का प्रवाह हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस दिवाली में देंगे चीन को झटका? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी ने कई नेताओं से की मुलाकात और बाइडेन संग दिखाया हाई पंच और मैक्रो से गले मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की एक और इंटरनेशनल बॉन्डिंग की तस्वीरें सामने आई है, जहाँ वो जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इसी के साथ मैक्रो के साथ भी गले मिलते। और एक तस्वीर तो ऐसी भी है जहां पर जो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। तो दोस्तों, ज़बरदस्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। 5 दिवसीय दौरे पर इटली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोम स्थित रोमा कन्वेंशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई विदेशी नेताओं से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इसी के साथ ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन सहित कई राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात अनौपचारिक ही थी और इस दौरान ये नेता बेहद दोस्ताना अंदाज में नजर आए। बाइडेन के साथ हाई पंच दिखाया तो मैक्रोन से गले मिलने की तस्वीर भी सामने आई है। इसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम से इतर भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात की। इस दौरान NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। मोदी से मैक्रो को भारत आने का मोदी जी ने न्योता भी दिया है। रोम में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में ट्वीट किया कि हम भारत के साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य और नव परिवर्तन के लिए समान महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं। हम ठोस परिणामों की दिशा में मिलकर काम करना जारी रखेंगे, खासकर हिंदू प्रशांत क्षेत्र में। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी और योगी सरकार ने सभी का भरोसा जीता है, यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है और मेरा परिवार भाजपा परिवार के स्लोगन के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है और अभी 2.5 करोड़ सदस्य हैं, इसमें 1.5 करोड़ सदस्य और बढ़ाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने ये बातें कानपुर के CSA के कैलाश सभागार में आयोजित पार्टी की बैठक में कही। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को युद्ध स्तर पर चालू कर दिया है। शनिवार को कानपुर में CSA के कैलाश सभागार में बीजेपी की कानपुर बुंदेलखंड की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें 254 मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। इन मंडल अध्यक्षों पर पार्टी बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, इसीलिए इनको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एक बैग दिया गया है।
बैग में कार्यक्रम की शुरुआत में काम आने वाला दीपक, बैठने के लिए दरी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र के साथ एक लाउड स्पीकर दिया गया है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से दोबारा बन रही है भाजपा की सरकार? हाँ या ना में अपनी राय बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसी वक्त लाइक जरूर कर दीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है चीन और ताइवान का विवाद। अमेरिका के इन 3 कदमों से बौखला गया है ड्रैगन। एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर दिए हैं अपने व्यू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और ताइवान सेना के बीच बढ़ती नज़दीकी चीन के लिए चिंता का सबब है। ताइवान ने पहली बार स्वीकार किया है कि अमेरिकी सैनिक उसकी सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच चल रहे सैन्य प्रशिक्षण से चीन काफ़ी बेचैन है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ताइवान की लोकतांत्रिक सफलता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने की सिफारिश की है। अमेरिका ने यह कदम तब उठाया है जब चीन ने ताइवान को एकजुट करने के लिए सारे घोड़े खोल दिए हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन की सेना ने 1 महीने में करीब 150 बार ताइवान सीमा का अतिक्रमण किया है। इससे ताइवान और चीन के बीच संबंध काफ़ी तल्ख हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने असम, बंगाल को दी चेतावनी। टेस्ट की संख्या भी हो गई है कम। जी हाँ दोस्तों, असम और पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों और साप्ताहिक संक्रमण दर में वृद्धि और जांच आंकड़ों में कमी के मद्देनज़र केंद्र ने राज्य सरकारों से कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू करने पर जोर देते हुए इन मापदंडों की समीक्षा करने को कहा है। असम और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को 26 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने पिछले सप्ताह से साप्ताहिक नए मामलों में वृद्धि और पिछले 4 सप्ताह से 25 अक्टूबर तक संक्रमण के मामले में वृद्धि के शुरुआती संकेत को उजागर किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा था और इस महीने की शुरुआत में दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता में संक्रमण के मामलों में वृद्धि पर चिंता जाहिर की थी। असम को लिखे पत्र में आहूजा ने कहा कि पिछले सप्ताह से साप्ताहिक नए मामले में 41% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सप्ताह से संक्रमण के प्रसार में वृद्धि के भी संकेत मिले हैं। 28 सितंबर 4 अक्टूबर के बीच ये 1.89% थी, जो कि 19 से 25 अक्टूबर के बीच बढ़कर 2.22% हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दीपोत्सव की तैयारी। सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी और गोमय दीप भेजे अयोध्या। जलाए जाएंगे 7 लाख दीपक। जी हाँ दोस्तों, यूपी के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी जोर शोर पर चल रही है। इस बार अयोध्या में लगभग 7 लाख दीपक जलाए जाएंगे। लखनऊ में शनिवार को दीप प्रज्वलन के लिए गोमय दीपों को अयोध्या लेकर जाने वाले वाहनों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस वक्त सीएम नीतीश कुमार के साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित रहे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव सिंचाई एवं जिले के नोडल अधिकारी टी वेंकटेश ने शुक्रवार को राम की पौड़ी, सरयू घाट और रामकथा पार्क पहुंचकर दीपोत्सव को लेकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने उस वक्त मौजूद अफसरों को निर्देश दिए कि दीपोत्सव की तैयारियों के लिए चल रहे सभी कार्य हर स्थिति में 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। टी वेंकटेश के रामकथा पार्क में अतिथियों के लिए बन रहे स्टेज का भी जायजा लिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस का बयान। मार्च 2024 तक देश के सभी विकास खंडों तक पहुंचने की तैयारी में है संघ। धर्म परिवर्तन पर भी कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस ने कहा है कि हमने अपनी गतिविधियों को विस्तार देने का निर्णय लिया है। हम मार्च 2024 तक भारत के सभी विकास खंडों तक पहुंचना चाहते हैं। इसके अलावा संघ ने कहा कि धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए और जो लोग धर्म परिवर्तित करते हैं उन्हें इसकी घोषणा करनी चाहिए कि उन्होंने धर्मांतरण किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में सेना की तानाशाही। सैन्य प्रमुख बाजवा को इस्तीफा देने को कहा तो सेना में काम कर चुके जनरल के बेटे को मिली कड़ी सजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तानाशाही जोर शोर पर है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सेना में काम कर चुके सेवानिवृत्त मेजर जनरल के बेटे को 5 साल की जेल सुना दी है और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को इस्तीफा देने को कहा। समाचार एजेंसी ने कुछ
मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि दोषी ठहराए गए व्यक्ति हसन अस्कारी ने जनरल बाजवा को दिए गए सेवा विस्तार पर अपनी आशंका जाहिर करते हुए कथित तौर पर एक पत्र लिखा और उनसे इस्तीफा देने को कहा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूंछ के जंगलों में आतंकियों की तलाशी जारी, 3000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूंछ के जंगलों में आतंकियों की तलाश 20वें दिन भी जारी रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे भाटा दूड़िया जंगल में ऑपरेशन तेज कर दिया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान 1 हफ्ते तक और जारी रह सकता है। आतंकियों की तलाश में हर एक रणनीति अपनाई जा रही है। आतंकियों के खात्मे के लिए 3000 से ज़्यादा सैन्य जवान और पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगा हुआ है। 11 और 14 अक्टूबर को घात लगाकर आतंकी 2 हमले कर चुके हैं, जिसमें 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो चुके हैं। कई बार आतंकियों से मुठभेड़ हो चुकी है, जबकि आतंकियों की तलाश में मौके पर ले जाए गए एक पाकिस्तानी आतंकी की भी जान जा चुकी है। और घने जंगल और इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच तनाव जारी। पाकिस्तान में तख्ता पलट तो टल गया, पर तनातनी कैसे होगी खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच खुली तनातनी के एक नए राजनीतिक संकट को इसने जन्म दे दिया है। कुछ लोग ने यह भी आशंका जताई है कि इस तनाव के कारण पाकिस्तान में फिर से सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान को चलाने वाले ये दोनों नेता खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर भिड़े हुए हैं। हाल ही में इमरान खान सरकार ने बाजवा के खास नदीम अंजुम की ISI चीफ के तौर पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इसके बावजूद ये संकट खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ चला है पाकिस्तान। तख्ता पलट की भी नौबत आ सकती है और इमरान खान की गिर सकती है सरकार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल में भारत की मुस्तैदी से घबरा गया है चीन, अब लद्दाख में ऐसे बढ़ा रहा है अपनी ताकत। जी हां दोस्तों, अगर देश की सेना की ताकत पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर भारत चीन तनाव के बीच चीनी सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। सैनिकों के लिए ठंड में लंबे वक्त तक टिके रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ ही अब चीनी सेना के पास मोबिलाइजेशन सर्विस सेंटर भी आ गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक चीन की वेस्टर्न थिएटर ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट को ये मिले हैं और चीन सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड ही LAC का जिम्मा संभालती है। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना की मोटर ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट को गोलमुड में मोबिलाइजेशन सर्विस स्टेशन मिले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की सेना की है पुख्ता तैयारी और अरुणाचल प्रदेश में जिस मुस्तैदी से भारत की सेना खड़ी है उससे चीन अब घबराने लगा है और लद्दाख में अपनी ताकत चीन भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के जनरल MM नरवणे ने कह दिया है कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 मिनट का टाइम फिक्स था पर 1 घंटे चली PM मोदी और पोप की मुलाकात। क्या क्या बातें हुई आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु फ्रांसिस से वेटिकन सिटी में मुलाकात उन्होंने की। प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत यात्रा के लिए निमंत्रण भी दिया है। PM मोदी की पोप फ्रांसिस के साथ 20 मिनट के लिए मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों ने पर्यावरण के बचाव और गरीबी को दूर करने के उपायों पर चर्चा की। वेटिकन दौरे पर PM मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर भी थे। ये PM मोदी और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस के बीच पहले आमने सामने की बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वेटिकन सिटी स्टेट के स्टेट सेक्रेटरी कार्डिनल पिएट्रो पोरोलेन से भी मुलाकात की है और साल 2014 के बाद पहली बार पोप ने भारतीय PM से मुलाकात की है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है पोप के साथ। जो मीटिंग महज 20 मिनट के लिए फिक्स था वो 1 घंटे तक चली। एक हिंदू हृदय सम्राट तो दूसरे क्रिश्चियन के लीडर। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अमित शाह ने तैयार कर लिया है यूपी चुनाव का ब्लूप्रिंट। बताया कैसे बीजेपी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश
प्रदेश में चुनाव सिर्फ कुछ महीने दूर रह गया है। सभी पार्टियां बड़े दावे कर रही है। सपा प्रमुख तो एक बार 400 प्लस का भी नारा दे चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी जमीन पर उतर गए हैं। कई बैठकों के दौर के बाद अब शाह खुद यूपी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। शुक्रवार को अमित शाह ने लखनऊ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके अलावा उनकी कई अहम बैठकें भी होती देखी गई है और उन्हीं बैठकों में अमित शाह ने इस बार का जीत का मंत्र भी बताया और ये भी साफ कर दिया कि फिर 300 प्लस का आंकड़ा छूना है। खबर है कि अमित शाह ने शुक्रवार को दोपहर के वक्त एक बड़ी मीटिंग की थी। उस मीटिंग में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, कार्यकर्ता और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इन सभी के साथ मिलकर अमित शाह ने यूपी रणनीति पर विस्तार से बात की। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने बीजेपी के मजबूत संगठन की जमकर तारीफ की। उनकी नज़रों में जैसा संगठन बीजेपी ने अपना बना लिया है वैसा किसी भी विपक्ष पार्टी के पास नहीं है। वहीं क्योंकि अमित शाह ने इस बार भी 300 प्लस का नारा दे रखा है, ऐसे में उन्होंने इसका भी मंत्र तमाम नेताओं को मीटिंग के दौरान दे दिया है। वहीं दोस्तों अमित शाह ने जोर देकर कहा कि अगर बूथ मजबूत रहेगा तो 300 प्लस का आंकड़ा छूने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके मुताबिक इस मुकाम पर पहुंचने के लिए पूर्व सांसद और विधायकों को बड़ी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि सरकार हर सफलता को कोने कोने तक पहुंचाया जाए और उनका मंत्र स्पष्ट था कि संगठन को जमीन पर खुद को मजबूत करना है और बूथ मैनेजमेंट भी शानदार रहना चाहिए। अब अमित शाह ने अपने सुझाव तो दिए ही, इसके अलावा उन्होंने तमाम प्रभारियों संग भी एक अलग बैठक की। उस बैठक के जरिए उन्होंने बीजेपी का यूपी चुनाव के लिए अब तक का रिपोर्ट कार्ड मांगा और हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई में 300 प्लस का आंकड़ा छुएगी भारतीय जनता पार्टी और फिर से प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसी वक्त कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि करेंगी भारत का दौरा, रहेगा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर। जी हां दोस्तों, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि प्रेस कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सारा बियांची 22 नवंबर को नई दिल्ली की यात्रा करेंगी। इस यात्रा में उनका भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता और व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। साथ ही बयान में कहा गया है कि दोनों 15 नवंबर और 18 नवंबर को टोक्यो और सियोल की यात्रा करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सर्दी के मौसम से घबराया तालिबान, दुनिया से लगाई मदद की गुहार। जहां दोस्तों सर्दी आने वाली है, ऐसे में तालिबान की चिंताएं और परेशानी बढ़ती जा रही है। दरअसल अफगानिस्तान में सर्दी काफ़ी तेज बढ़ती है। कई इलाकों में तापमान -डिग्री से भी कम पहुंच जाता है। तालिबान के पास अभी देश को चलाने के लिए संसाधनों और पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की संपत्ति पर होल्ड लगा रखा है। तालिबान के पास सत्ता तो है लेकिन संसाधन नहीं है, इसलिए कई महीनों तक चलने वाली सर्दियों का मौसम में वो जनता को कैसे रखेगा, इसकी चिंता उसे सता रही है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान आर्थिक और मानवीय संकट का सामना कर रहा है। यहाँ लोगों के पास ना खाना है ना ही कपड़े हैं। ऐसे में तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जल्द आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। तालिबान के प्रवक्ता और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि सुहेल शहीन ने सर्दियों का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जल्द आर्थिक मदद की अपील की है। सुहेल शहीन ने ट्वीट किया कि सर्दियां नज़दीक है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल आधार पर अफगानिस्तान के लिए आभासी G20 शिखर सम्मेलन में सभी गरीबों, कमजोरों के लिए हाल ही में घोषित लगभग 1 बिलियन यूरो के सहायता पैकेज के तत्काल वितरण की जरूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान सरकार, एजेंसी और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जमीनी स्तर पर पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। शहीन ने आगे कहा कि मानवीय सहायता, आसन्न प्रवास, अकाल और मानवीय संकट के प्रति हमारी साझा और पारस्परिक जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन सीमा की ओर बढ़ रहे हैं रूसी सेना के टैंक और मिसाइलें, फिर जंग के मुहाने पर खड़ा हो गया है यूरोप। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन ने पूर्वी हिस्से में सक्रिय रूसी अलगाववादियों पर ड्रोन से हमले किए थे और इन मामलों में रूस समर्थित कई विद्रोही मारे गए थे।
थे, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने क्रीमिया और यूक्रेन से लगी दूसरी सीमा पर सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें रूसी सेना सैन्य साजो सामान के साथ आवाजाही करते दिख रही है। 27 अक्टूबर को ट्विटर पर अपलोड हुए एक वीडियो में रूसी सेना के T-80U टैंक, ईंधन भरने वाले टैंक, सैन्य एम्बुलेंस और BTR आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को दिखाया गया है। ये गाड़ियां कुर्स्क शहर के बाहर से यूक्रेन सीमा की ओर बढ़ती दिख रही है। उसी दिन शूट किए गए एक अलग वीडियो में इस्कंदर टेक्निकल मिसाइल सिस्टम को दिखाया गया है। इसे ब्रांस्क शहर के करीब से सड़क के रास्ते यूक्रेन सीमा की तरफ जाते देखा गया है। तो दोस्तों फिर से एक बार जल उठा है यूरोप और यूक्रेन सीमा की ओर बढ़ रहे रूसी सेना के टैंक और तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।